एन के कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में आप लोगों का वेलकम किया जाता है। पिछले दिन जो आप अपन वीडियो पढ़े थे, यहाँ पे जो पढ़े थे 11th क्लास का परमाणु संरचना, इसका आगे वहीं से आगे पढ़ेंगे। जो छूटा था उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ तक पढ़ लिए थे अपन। आभाव के नियम तक हो चुका था। इसके बाद अगले क्वेश्चन देखने थे पाउली का अपवर्जन नियम। तो जो पाउली का अपवर्जन नियम होता है ये कहता है कि किसी भी परमाणु के में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे यदि देखें तो किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या के मान जो होंगे तो समान नहीं हो सकते। अर्थात दूसरे शब्दों में यहाँ पे बोले तो एक ही परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की तीन क्वांटम संख्याएं समान हो सकती हैं, परंतु चौथी चक्रण क्वांटम संख्या अवश्य भिन्न होगी। अर्थात किसी भी कक्षक में विपरीत चक्रण वाले केवल दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, एक का स्पिन ऊपर तरफ है और एक का स्पिन नीचे की ओर है। यदि अपन दूसरा उदाहरण देते हैं, देखिए जैसे ऑक्सीजन अपन लिए, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, इसमें यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p 6 2p यहाँ पे 4 आएगा, 6 नहीं होगा क्योंकि 8 ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे एक एक करके और यहाँ पे इस तरीके से भरे। तो यदि यहाँ पे आपको मान लीजिए बोले कि ऑक्सीजन के 5वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या के मान निकाले, यहाँ तक के 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, ये 5वां इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसके चारों इलेक्ट्रॉन के मान, तो n का मान यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, l का मान कितना रहेगा यहाँ पे 1 रहेगा क्योंकि p कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, और m का मान यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे आपका प्लस, यहाँ पे +1 रहेगा। देखिएगा m को थोड़ा सा यहाँ पे जब m की मान की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 मान आएंगे क्योंकि m का मान l के मान पर निर्भर करता है, तो शून्य समेत। तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे 0 और +1 आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा +1 रहेगा। और इसी तरीके से आपका s का क्या रहेगा, s का +1/2 रहेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि इनके क्या रहेंगे। यदि आप इसकी बात करेंगे, इसकी मतलब 8वें इलेक्ट्रॉन की, तो पूरे मान सेम ही ऐसे ही आएंगे, इसी तरीके के पूरे मान आएंगे। लेकिन आपका जो लास्ट वाला स्पिन वाला है ये क्या होगा -1/2 आएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से किसी भी परमाणु के चारों क्वांटम संख्या के मान क्या होते हैं, समान नहीं हो सकते। किसी भी परमाणु के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते हैं। दो मान समान हो सकते हैं लेकिन चौथा मान हमेशा क्या होगा, भिन्न आएगा। ठीक, तो वही यहाँ पे दिया है, देख लीजिए। इसके बाद इसके महत्व क्या होते हैं। तो पहला महत्व यदि बात करें अपन यहाँ पे परमाणु के विभिन्न मुख्य ऊर्जा स्तरों पर ऊर्जा स्रोत में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या और विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याओं की गणना करने में इसका उपयोग किया जाता है। इस नियम के अनुसार परमाणु को काफी स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है। तो ये पाउली का अपवर्जन नियम है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद आता है अपना हुंड का नियम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट नियम है और ये आता है। तो हुंड का नियम, हुंड क्या कहते हैं, हुंड ये कहते हैं किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों मतलब हुंड का कहने का मतलब ये है, यहाँ पे तात्पर्य हुंड ये कहते हैं कि यदि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जोड़े का निर्माण तब तक नहीं होता जब तक कि सभी समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना बच जाए। जैसे यहाँ पे कार्बन का उदाहरण दिया है, नाइट्रोजन का दिया है और ऑक्सीजन का दिया है। तो कार्बन की क्या होगा 1s2 2s2 2p2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हुए। तो यहाँ पे 2, इसके बाद नाइट्रोजन में 1s2 2s2 2p3, यहाँ पे तीसरा यहाँ पे जाएगा। अब ऑक्सीजन पे बात करें तो ऑक्सीजन पे चौथा
मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन जब पहले तीनों भर जाएंगे उसके बाद इस तरीके से कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होगा कि आप सोचिए कि 4 इलेक्ट्रॉन है तो चारों ऐसे ऐसे भर दें, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे नहीं भरेंगे। एक एक कम पहले समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले पूरे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर नीचे पहले समान ऊर्जा वाले में पहले पूरे एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसके बाद क्या बनेंगे, इसके बाद उनके युग्मन होगा। तो ये यहाँ पे ये हुंड का नियम कहता है। समस्थानिक और समभारिक क्या कहलाते हैं, इस पे देखते हैं, कई बार अंतर पूछता है इसको। तो एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रम समान किंतु परमाणु भार भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। यहाँ पे परमाणु एक ही तत्व के, ये याद रखिएगा आप लोग, एक ही तत्व के होंगे वो, तो एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास क्या होता है, भिन्न होएगा, परमाणु भार भिन्न होएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, समस्थानिक कहेंगे। यहाँ पे क्या होती है, भिन्न भिन्न तत्वों में, यहाँ पे क्या हम तत्व बदल जाती है। जैसे मान लीजिए एक यदि कार्बन है तो कार्बन आप 6 और 14 परमाणु द्रव्यमान वाला भी सुने होंगे। यदि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु द्रव्यमान 14 हो सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप परमाणु भार क्या है, समान। तो अलग अलग तत्व हैं, एक कार्बन है एक नाइट्रोजन, तो विभिन्न तत्वों के विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु समान, परमाणु भार समान रहेंगे किंतु परमाणु क्रमांक क्या रहेंगे, भिन्न रहेंगे, वो समभारिक कहलाएंगे। और यहाँ पे समस्थानिक में क्या होता है, समस्थानिक में परमाणु समान रहते हैं। जैसे आप यहाँ पे नाइट्रोजन की बात यदि करेंगे तो नाइट्रोजन 7 वाला भी होता है, 7 और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 14। ठीक, इसी के अलावा यदि नाइट्रोजन यहाँ पे 7 और 15 वाला भी पाया जाता है। ठीक, यदि मान लीजिए 15 वाला कम फेमस है तो आप नाइट्रोजन की बात ना करके बल्कि कार्बन की बात कर लें। कार्बन 6 और कार्बन कितना यहाँ पे होता है, 12 और 6 कार्बन और कार्बन 14। कार्बन 13 वाला भी समस्थानिक पाया जाता है, कार्बन यहाँ पे 13 वाला भी मिलता है, लेकिन ये आपको 12 और 14 वाले काफी मात्रा पे पाए जाते हैं। ठीक, ये समस्थानिक। तो देख लीजिएगा यहाँ पे नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉन संख्या भिन्न होती है। परमाणु जो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी, लेकिन न्यूट्रॉन क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, भिन्न रहेंगे। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे क्या रहेगी, भिन्न रहेगी। अगला क्या है, रासायनिक गुणों में समानता रहती है। रासायनिक गुण इनके समानता रहती है क्योंकि एक ही तत्व के समस्थानिक होते हैं। यहाँ पे रासायनिक गुणों में भिन्नता होती है क्योंकि अलग अलग परमाणु होते हैं, इसलिए। बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी क्योंकि यहाँ पे कक्षा जो रहेगी, कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, समान रहेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहेगी। और यहाँ पे परमाणु क्रमांक सेम रहता है, और परमाणु जितने किसी परमाणु में प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहेगी, यहाँ पे समान रहेगी। बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, भिन्न हो सकती है क्योंकि यहाँ पे परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। परमाणु क्रमांक तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शिफ्ट किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अलग अलग परमाणु है तो अलग अलग परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन बनेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, ये डी ब्रॉगली की संकल्पना लिखिए। तो डी ब्रॉगली तरंग समीकरण जो होता है, तो यहाँ पे डी ब्रॉगली वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने एक कणों की द्वैत प्रकृति के लिए नियम दिया था, तो उसी की संकल्पना की बात करनी है। डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉनों के तरंग स्वरूप को प्रतिपादित किया जिसके अनुसार प्रत्येक गतिशील सूक्ष्म तरंग के गुण प्रदर्शित करता है। प्रत्येक जो गतिशील सूक्ष्म कण होंगे ये तरंग के गुण प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे दो वैज्ञानिक डी ब्रॉगली समीकरण में, मतलब डी ब्रॉगली ने दो वैज्ञानिकों के सिद्धांतों को लिया और उसके आधार पर अपना निष्कर्ष निकाला। तो पहले प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार तो E बराबर h न्यू और आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है, तो यहाँ पे E बराबर mc²। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप देख रहे हैं कि E बराबर h न्यू है वहां पे और यहाँ पे E बराबर mc²। तो इन दोनों को आप आपस में तुलना कर दीजिएगा, इन दोनों की mc² बराबर हो जाएगा h न्यू, तो mc² यहाँ पे। अब यहाँ पे न्यू बराबर क्या होता है, c अपॉन लैम्डा, यहाँ पे c अपॉन लैम्डा न्यू बराबर। तो
तो यहाँ पे जो आपका MC, इसको जब आप करेंगे तो यहाँ पे C को क्या कर दीजिएगा, इस तरफ कर दीजिएगा, तो h अपॉन लैम्डा बचेगा। और यहाँ पे एक C क्या हो गया आपका, ये वाला C नीचे आ गया, यहाँ पे स्क्वायर रहता, स्क्वायर था पहले, एक स्क्वायर से एक स्क्वायर से C क्या हो गया, वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से अब लैम्डा बराबर क्या होगा, HMC हो जाएगा। कण की प्रकृति तरंग जैसी है। कण क्या होते हैं, कण द्वैत प्रकृति दिखाता है, इसलिए कण की प्रकृति कैसे होती है, कण की प्रकृति तरंग जैसी होती है, इसलिए C को V से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। मतलब जो यहाँ पे कण होता है तरंग जैसे लक्षण भी दिखाता है, व्यवहार दिखाता है, तो C को V से क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। और यदि M सन्निहित मतलब M द्रव्यमान वाला, सन्निहित मतलब द्रव्यमान वाला कण V वेग से गतिमान है, तो लैम्डा बराबर H अपान mv, C की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे V हो जाएगा, लैम्डा बराबर H अपान P, क्योंकि यहाँ पे mv बराबर P होता है। सर ये जो साइन में कहीं का है न्यू, ये लैम्डा, देखिए यहाँ पे जो साइन है तो याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे ये लैम्डा बना है, ये लैम्डा है, और ये यहाँ पे जो बना है ये न्यू है। सर न्यू का मान कितना होता है, HC लैम्डा अपॉन लैम्डा। देखिए न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा, वहाँ पे C ये सर C अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे अतः समीकरण 4 से स्पष्ट है कि किसी गतिशील कण का तरंग दैर्घ्य उसके संवेग पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है कि यहाँ पे कि आप कैसे सिद्ध करोगे कि अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन द्वितीय प्रकृति दर्शाते हैं। तो कणिक प्रकृति पे यदि बात करें, जब कोई सूक्ष्मतम कण जैसे इलेक्ट्रॉन जिंक सल्फाइड के पर्दे पर टकराता है तो उसका एक डब्बा बन जाता है। इस प्रकार जितने इलेक्ट्रॉन पर्दे पर टकराते हैं उतने धब्बे पर्दे पर बन जाते हैं। ये धब्बे स्थानीकृत होकर होते हैं और तरंग के समान पूरे क्षेत्र में फैलते नहीं हैं। मतलब इसकी मतलब कोई कण यदि किसी में टकराएगा तो टकराने पर क्या होगा, बिंदु बिंदु बन जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से क्या होंगे, धब्बे बनते चले जाएंगे। तो धब्बे बन रहे हैं मतलब कोई कण टकरा रहा है, जिससे इसके आधार पर यह सिद्ध होता है कि यहाँ पे क्या है, कोई कण आकर के टकराता है, तो उसकी कणी प्रकृति को बताता है। और तरंग की लिए बात यदि करें तो तरंग प्रकृति डेविसन और जर्मर ने अपने प्रयोगों में निकल के क्रिस्टल पर इलेक्ट्रॉनों के एक किरणपुंज को भेजा और यह देखा कि वे किरणें क्रिस्टल से ठीक उस प्रकार उस कोण पर विवर्तित होती हैं जिस पर ब्रैग समीकरण के अनुसार प्रकाश की किरणें होती हैं। तो अर्थात कहने का मतलब ये, वहां पे जो किसी कण की जो तरंग की प्रकृति है, तो जिस प्रकार से प्रकाश की तरंगे वहां पे अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे जो कण क्या है, द्वैत प्रकृति दिखाता है, मतलब तरंग जैसा व्यवहार भी दिखाते हैं कण। तो इससे सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन कणी तथा तरंग दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। इसे पदार्थ की द्वैत प्रकृति कहते हैं। द्वैत प्रकृति मतलब दोनों के गुण, कण के गुण भी दिखाएगा और तरंग का गुण दिखाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, द्वितीय प्रकृति बोलते हैं। द्वैत मतलब क्या होता है, दो, ड्यूल नेचर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूल नेचर। सर कैथोड किरणें अब आ गई। कैथोड किरणों के प्रमुख गुण लिखिए। तो कैथोड किरणों के प्रमुख गुण जो होंगे, तो सबसे पहले कैथोड किरणें प्रकाश के वेग से सरल रेखा में गमन करती हैं। ये क्या करती हैं, कैथोड किरणें सरल रेखा में गमन करती हैं। दूसरा है, कैथोड किरणों के मार्ग में यदि विद्युत क्षेत्र लगाया जाए तो ये धनात्मक क्षेत्र की ओर विक्षेपित होती हैं। ये धनात्मक क्षेत्र की ओर क्या होती है, कैथोड किरणें विक्षेपित होंगी। इनके मार्ग में हल्का पैडल चक्र रख दिया जाए तो ये वह घूमने लगता है। यहाँ पे कोई चक्र रख दिया जाए, पैडल चक्र, तो वो क्या करेगा, घूमने लगेगा, जो किरणों में उपज तीव्र गति ऊर्जा वाले कणों के कारण होता है। ये चौथा पॉइंट जो है, ये किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं। गैसों को क्या कर देती हैं, आयनित कर देंगी, अपने अपने आयनों में विभक्त कर देंगी। वो ये किरणें धातुओं जैसे
टंगस्टन से टकराकर एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट जो होती हैं उसको भी क्या करती हैं, प्रभावित करेंगी। अब आते हैं आपके इलेक्ट्रॉन के गुण। तो इलेक्ट्रॉन के प्रमुख गुण 14 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के प्रमुख गुण। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सभी गैसों में ऋण आवेशित युक्त कण क्या उपस्थित होते हैं। वो विसर्जन नली में 10⁻⁻⁴ वायुमंडलीय दाब पर गैस पर उच्च वोल्टेज का पर कैथोड से उत्पन्न होते हैं। तो आप याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तो वो ऋण आवेशित कण होते हैं। मतलब उनमें क्या रहता है, आवेश जो रहेगा तो ऋण आवेश रहता है। इलेक्ट्रॉन में -1 से दर्शाते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन को आवेश जो दर्शाना है तो इस तरीके से दर्शाते हैं, या कि E- से भी व्यक्त किया जा सकता है इसको। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837 वह भाग होता है तथा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻28 ग्राम, या इसी को आप कह सकते हैं 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.60 × 10⁻19 कूलाम होता है, -19 कूलाम होता है। ठीक, यहाँ पे तो याद रखिएगा। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल पेपर पे आता ही आता है। आपका कोई सा भी पेपर हो, सब्जेक्ट टाइप पर सब्जेक्टिव कोई सा भी पेपर हो, वस्तुनिष्ठ नहीं, मतलब वस्तुनिष्ठ कोई से भी पेपर हो, इसमें आएगा, आता ही आता है। ये कक्ष और कक्षक में अंतर। कक्ष को कक्षा भी कहते हैं, कक्षा के नाम से भी जानते हैं, इसको उपकोष के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा मामूली सा अंतर है उपकोष और कक्षक में। चलिए देखते हैं इनको। नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पर जिस पर इलेक्ट्रॉन गमन करता है कक्ष कहलाता है, कक्ष या कक्षा कहलाते हैं। मतलब कोई भी किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का जो वृत्तीय पथ होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, घूर्णी गति करेगा, वो क्या कहलाएगा, कक्ष या कक्षा कहलाएगा। यहाँ पे नाभिक के चारों ओर का त्रिविम क्षेत्र, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिक होगी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जहां पर पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी, वो क्या कहलाएगा, कक्षक कहलाएगा, या यहाँ पे उपकोष कहलाएगा, या इसी को ऑर्बिटल कहते हैं कक्षक को। सभी कक्ष वृत्ताकार होते हैं। यहाँ पे सभी कक्ष, कोई भी कक्ष हो वृत्ताकार होएगा। ठीक, यहाँ पे S को छोड़कर, S के अलावा विभिन्न कक्षकों का आकार अलग अलग होता है। S यहाँ पे गोलाकार होएगा या वृत्ताकार होएगा, बाकी सभी डंबलाकार होते हैं। अब यहाँ पे कक्ष क्या होते हैं, तीसरा पॉइंट, अधिशात्मक होते हैं। ये अधिशात्मक होते हैं क्योंकि आपको पता है कि वृत्त की कोई दिशा नहीं होती, इसलिए इनकी आकृति वृत्त जैसे, इसलिए अधिशात्मक होती है। S कक्षक को छोड़कर सभी दिशात्मक होते हैं, क्योंकि S की आकार क्या होता है, वृत्ताकार होता है, इसलिए उसकी दिशा नहीं होगी। बाकी से सभी की क्या होती है, डंबलाकार होती है। तो इनमें क्या होता है, ये x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं, तो इसलिए क्या होगी, ये दिशात्मक होंगे। यह इलेक्ट्रॉन की द्विमीय गति को प्रदर्शित करते हैं, ये द्विमीय गति दर्शाते हैं, 2D को। ठीक, 2D को। मतलब इसमें लंबाई और चौड़ाई की बात होगी, जिसमें लंबाई और चौड़ाई की बात होती है वो द्विमीय गति कहलाती है या द्विम कहलाता है। इसमें क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉन की त्रिमीय गति को प्रदर्शित करता है। मतलब यहाँ पे त्रिम मतलब 3D जिसको बोलते हैं, 3 डायमेंशनल गति को शो करेगा ये। और इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की बात होगी। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n² के माध्यम से ज्ञात करते हैं। किसी भी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं या कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसको 2n² नामक सूत्र से व्यक्त करते हैं। और यदि मान लीजिए आपको किसी कक्षा में कितने कक्षक हैं इसकी जानकारी करना है, तो वहां पे n² के माध्यम से कक्षक की जानकारी मिलती है। और यहाँ पे यदि अपन बात करें, किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी कक्षा है उसमें अधिकतम, कोई भी कक्षक है यदि उसमें कितने अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं, 2 से अधिक नहीं। जैसे मान लीजिए S के लिए अपन बात की, यदि P के लिए भी बात करेंगे, P कक्षक के लिए यदि बात करते हैं तो P के 3 कक्षक होते हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे, इस तरीके से आप देख रहे होंगे, इस तरीके से एक कक्षक में ये एक कक्षक X वाला कक्षक, ये Y वाला और ये Z वाला। तो एक कक्षक में कितने, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे। ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 ये। अब यहाँ पे ये 6 क्या कह रहे हैं,
6 इलेक्ट्रॉन जो है तो 3 कक्षक लगे हुए हैं, तो ये उपकोष एक साथ इनको क्या बोलते हैं, उपकोष कहते हैं। ठीक, और एक एक करके x कक्षक, y कक्षक और z कक्षक, इस तरीके से यहाँ पे n+l नियम की बात करते हैं। यहाँ पे अफबाउ के नियम जैसा ही है, इसी के आधार पर अफबाउ के नियम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। तो n+l नियम क्या कहते हैं, तो ये वैसे यदि आपको सामान्य भाषा में यदि आपको बता दे तो मुख्य क्वांटम संख्या को n से और द्विगंशी क्वांटम संख्या को l से शो करते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या एवं द्विगंशी क्वांटम संख्या के योग को क्या कहते हैं, n+l नियम कहते हैं। याद रखिएगा, सरल परिभाषा है, आपको याद रखनी है। जो मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या के योग को क्या कहते हैं, n+l नियम। पहला पॉइंट इसमें दिया, विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन n+l नियम के अनुसार भरते हैं, जहां n मुख्य क्वांटम संख्या तथा l द्विगंशी क्वांटम संख्या है। इस नियम के अनुसार नया इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले प्रवेश करता है जिसके लिए n+l का मान सबसे कम रहेगा। जिससे n+l का मान कम रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। जैसे यहाँ पे 2s में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 2p में बाद में भरा जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे इसका जो आपका 2s का है, n+l का मान कम है, 2p का ज्यादा है। इसका 3 है और इसका 2 है। आप कैसे देखते हैं, यहाँ पे s कक्षक के लिए 0, l का मान होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए 3 होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले, यहाँ पे यदि देखना चाहेंगे आप तो यहाँ पे जो होगा आपका, तो यहाँ पे कितना दिया, 2s दिया तो 2 तो ठीक, s के लिए कितना काउंट करें वो 0, तो बराबर कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पे p के लिए बात करेंगे तो 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। अब आप देख सकते हैं कि ये मान छोटा है, ये मान बड़ा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, आपका s कक्षक में जाएगा, इसलिए पहले s में भरा है, फिर इसके बाद p में जाता है, तो बन जाएगा ये यहाँ पे। इसके बाद यदि अपन देखना चाहें तो ये 2 या 2 से अधिक कक्षकों के लिए n+l के मान समान है। यदि यहाँ पे बात किया, यदि मान समान आने लगे, n+l के मान क्या होंगे, यदि समान आएंगे तो यहाँ पे, तब जब समान आएंगे n+l के मान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जिसके लिए n का मान कम होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जैसे यहाँ पे इसके लिए 4p और 3d के लिए दिया है, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, दोनों के मान क्या आएंगे, n+l के 5 आएंगे। कैसे 5 आएंगे, n का मान यहाँ पे 4 के लिए कितना आएगा, 4 + 1 बराबर कितना हो गया 5। 3d के लिए बात करें तो 3 + 2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 5। दोनों के लिए 5 आ रहा है। अब यहाँ पे ये देखना है कि n का मान किसका छोटा है, तो यहाँ पे आपका 3 छोटा दिख रहा है, तो इसलिए पहले d कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 3d में भरे जाएंगे, फिर 4p में भरे जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से है, तो जिसके लिए n का मान कम रहेगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब आता है बोर का नियम। तो यहाँ पे जो बोर का नियम है, बोर का सिद्धांत, ठीक, बोर बरी से देखिए, बोर के सिद्धांत के मुख्य दोष पूछ रहा है यहाँ पे। तो बोर के सिद्धांत के द्वारा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती, यह बोर की कमी है। यदि एक से ज्यादा स्पेक्ट्रम है तो उनमें उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। बोर के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं को वृत्ताकार माना गया है, जबकि कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार होती हैं। बोर क्या बोलते हैं, वो वृत्ताकार होती है, जबकि कक्षाएं क्या होती हैं, दीर्घवृत्ताकार, एक से ज्यादा वृत्त होते हैं और बड़े वृत्त होते हैं। यह हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत भी जो है यह इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति को स्पष्ट नहीं करता है, तो द्वैत प्रकृति के बारे में भी नहीं बताता और अनिश्चितता के बारे में भी नहीं बताता। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये जो क्वेश्चन आपका आया है हाइजेनबर्ग, यहाँ पे उसका क्वेश्चन आ रहा है 17, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो यहाँ पे बात क्या होती है, इसका गणितीय रूप भी लिखना है अपन को। तो यहाँ पे किसी इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे गतिमान अतिसूक्ष्म कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ सही निर्धारण करना संभव नहीं है। यदि एक को निश्चितता के साथ निर्धारित कर लिया जाए तो दूसरे का निर्धारण करना अनिश्चित होता है। सिंपल बात है, यहाँ पे बहुत सरल कॉन्सेप्ट है इसका कि यदि कोई कण क्या है, रुका हुआ है और गतिशील है, तो आपको दोनों काम एक साथ करने हैं, तो दोनों बातें एक साथ नहीं हो पाती। क्योंकि यदि क्या रहेगा यहाँ पे, यदि कण क्या रहेगा,
रुका हुआ है तब आप इसकी गति की बात नहीं कर सकते, और कोई गतिशील है, गतिशील कण है, तब आप उसकी, तो दोनों का निर्धारण एक साथ करना संभव नहीं है। मतलब किसी कण के स्थिति, सही स्थिति और उसके संवेग का एक साथ निर्धारण करना संभव नहीं है। ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहता है। यदि कोई कण है वो कहाँ पे गति कर रहा है और कहाँ पर रुका है, दोनों बातें एक साथ नहीं की जा सकती है। इसका गणितीय रूप जो होता है, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स डेल्टा पी बड़ा है बराबर है h/4 पाई के। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स एम, यहाँ पे डेल्टा पी बराबर क्या हो गया, एम डेल्टा वी, बड़ा है बराबर है h/4 पाई के। तो यहाँ पे जो आपका डेल्टा एक्स है स्थिति में अनिश्चितता, पी संवेग में अनिश्चितता, और h क्या है, प्राप्त स्थिरांक है। तो इस समीकरण के अनुसार गतिशील सूक्ष्मकण की स्थिति की अनिश्चितता और संवेग की अनिश्चितता विपरीत अनुपात में होती हैं। यदि एक का मान कम हो तो दूसरे का मान अधिक होगा। बात यहाँ पे ये कि यदि रुका है तो अगला गति कर रहा है, तो यदि एक गति कर रहा है तो दूसरा रुका होगा। तो इस बात पर रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पे बिल्कुल नहीं कि आता है पेपर में। इसको अच्छे से पढ़ना है आपको, और इसी के आधार पर काफी बातें अपन आगे भी करेंगे। तो क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है, तथा प्रत्येक से प्राप्त होने वाली जानकारी का वर्णन कीजिए। क्वांटम संख्या यहाँ पे तो जो अपनी ये पहली वाली परिभाषा, इसको याद कर लीजिए आप, तो बाकी सभी की परिभाषाएं याद हो जाएंगी आपको। किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर गति करते इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, उपकोष सही स्थिति, उपकोष उपकोषों के अभिविन्यास एवं चक्रण की जानकारी जिन विशेष प्रकार की संख्या से प्राप्त होती है उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं। तो आपको इसमें इस परिभाषा में ही चारों की परिभाषाएं लिखी। ये मुख्य क्वांटम संख्या के लिए बात रहेगी n के लिए, ये l के लिए बात रहेगी मतलब दिगंती क्वांटम संख्या, और ये जो आपकी रहेगी चुंबकीय क्वांटम संख्या, और यहाँ पे जो चक्रण की जानकारी तो स्पिन क्वांटम संख्या या चक्रण क्वांटम संख्या। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या में वही पूरी परिभाषा सेम वैसी है। किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर गति करते इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, ये देखिए सही स्थिति यहाँ पे लिखा है, सही स्थिति एवं ऊर्जा की जानकारी, वह ऊर्जा की जानकारी जिन विशेष प्रकार की संख्या से प्राप्त होती है उन्हें मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे n बराबर 1 2 3 या KLMN हो सकता है। तो इस प्रकार का रहेगा। तो बन जाएगा आपसे किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर गति करते इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और ऊर्जा की जानकारी जिन विशेष प्रकार की संख्या से प्राप्त होती है उसको मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। अगला आता है आपका द्विगंती क्वांटम संख्या। तो किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर गति करते इलेक्ट्रॉन के उपकोष की जानकारी, यहाँ पे बात करें अपन, पहले भी बात कर दिए थे। उपकोष की जानकारी जिन विशेष प्रकार की संख्या से प्राप्त होती है उन्हें द्विगंती क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे L से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे करते हैं, स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं, द्विगंती क्वांटम संख्या कहलाती है। और ये द्विगंती क्वांटम संख्या का मान क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान पर निर्भर करता है। मतलब n का मान, l का मान जो है तो n के मान पर निर्भर करेगा कि n का मान क्या है उस आधार पर। किसी n के लिए l के मान 0 से लेकर के n-1 तक, यहाँ पे 0 से लेकर क्या होता है n-1 तक होता है। l के अधिक से अधिक 4 मान, 0 2 0 क्या करेगा 0 1 2 और 3, यहाँ पे 4 मान रहते हैं। 0 s के लिए है, 1 p के लिए है, और 2 जो है d के लिए है, और 3 f के लिए है। यहाँ पे दिया भी है, क्रमशः देख लीजिए, s p d f के निकट है। तो यहाँ पे n बराबर 1 है तो l बराबर कितना आएगा, 0 आएगा, अर्थात s उपकोष में इलेक्ट्रॉन है। यदि n बराबर 2 है तो यहाँ पे मान क्या आएगा, 0 आएगा और 1 आएगा, अर्थात यहाँ पे s और p में, यहाँ पे यदि n बराबर 3 होगा तो इसके 3 मान आएंगे। l बराबर 0 रहेगा, 1 रहेगा और 2 रहेगा, अर्थात s में, p में और d उपकोषों में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। n बराबर यदि 4 है तो 4 मान आएंगे l के,
एस में एक 0 एस के लिए है, 1 पी के लिए है और 2 डी के लिए है और 3 एफ के लिए है। तो तीन उपकोषों में इलेक्ट्रॉन है। मतलब आपको कहने का ये है कि द्विगंशी क्वांटम संख्या से उपकोष की जानकारी प्राप्त होती है कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में गति कर रहा है। तो इसकी जानकारी जो आपको मिलेगी तो वो द्विगंशी क्वांटम संख्या के माध्यम से मिलती है। अब आती है अपना चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो m का मान l के मान पर निर्भर करता है। यहाँ पे जो अपन पहली वाली परिभाषा ये आपको बताए थे कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर गति करते इलेक्ट्रॉन के उपकोषों के अभिविन्यास की जानकारी जिन विशेष प्रकार की संख्या से प्राप्त होती है उन्हें क्या कहते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य नहीं बोलना था यहाँ पे, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। और L का मान m के मान पर निर्भर मतलब m का मान L के मान पर निर्भर करेगा। किसी L के लिए m के मान क्या होते हैं? -L से शून्य सहित यहाँ पे +L तक होते हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक की बात करते हैं। L बराबर 0 तो m बराबर भी 0 ही आएगा। यदि L बराबर 1 रहेगा तो m के 3 मान आ जाएंगे, -1, 0 और +1 आएगा। तथा L बराबर 2 यदि है तो इसके 5 मान आ जाएंगे, -2, -1, 0, +1, +2। यदि L बराबर 3 है तो इसके 7 मान आएंगे m के, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3 होता है। इस प्रकार m के संपूर्ण मानों के लिए यदि बात करें तो उसको यदि निकालना है तो 2l प्लस यहाँ पे जो अपन बात करेंगे तो यहाँ पे 2l प्लस 1 के से आप इसकी गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आते हैं लास्ट और अपनी चक्रण क्वांटम संख्या। तो किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर गति करते इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी जिन विशेष प्रकार की संख्या से प्राप्त होती है उन्हें चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? दक्षिणावर्त अर्थात घड़ी की दिशा में यदि गति करता है तो इसको +1/2 के माध्यम से व्यक्त करते हैं। और यदि वामावर्त गति करता है अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज गति करता है तब उसको नीचे तरफ एरो का निशान रहेगा और यहाँ पे -1/2 के माध्यम से क्या करते हैं? इसको व्यक्त करते हैं। चलिए, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन। अब 19वां क्वेश्चन आते हैं। तो बोर, यहाँ पे जो 19वां क्वेश्चन है तो बोर का परमाणु सिद्धांत जो है हाइड्रोजन परमाणु के रेखित वर्णक्रम की व्याख्या करके किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ है समझाना है। तो यह हाइड्रोजन वर्णक्रम के विभिन्न वर्णक्रम रेखाओं के बोर मॉडल का वर्णन करना है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो आपके 5 प्रकार की श्रेणियां बताया था तो उन 5 श्रेणियों पे बात करते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु के रेखित स्पेक्ट्रम में अनेक रेखाओं के 5 श्रेणियां प्राप्त होती हैं। ये श्रेणियां अलग अलग तरंगदैर्घ्य के क्षेत्र में होती हैं। जैसे पहली लाइनमैन श्रेणी परावैंगनी क्षेत्र में रहेगी, ये बामन श्रेणी दृश्य क्षेत्र में रहेगी और आपके पाश्चान ब्रैकेट तथा जो फुंड श्रेणी है ये औरक क्षेत्र में रहेगी। चलिए थोड़ी सी इन तीनों क्षेत्रों की बात करते हैं। परावैंगनी मतलब जो आपकी वहां पे अल्ट्रावायलेट जहाँ पे किरणें रहेंगी वो वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? परावैंगनी क्षेत्र कहलाएगा। यूवी क्षेत्र जो होगा, ठीक। बामन श्रेणी ये दृश्य प्रकाश में रहेगी, दृश्य प्रकाश उस प्रकाश कहते हैं जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं? किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, तो वो प्रकाश क्या कहलाता है? दृश्य प्रकाश कहलाता है। और यहाँ पे जो आपका औरक प्रकाश उस क्षेत्र उसको कहते हैं जिसके द्वारा क्या किया जाता है? ऊष्मा प्राप्त होती है। जो प्रकाश में जो गर्मी जिसके द्वारा होती है वो किरणें क्या कहलाती है? औरक किरणें कहलाती हैं। तो जिनके द्वारा गर्मी का अनुभव होता है वो औरक प्रकाश होता है। तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? औरक क्षेत्र कहलाएगा। अब आती है पहली लाइनमैन श्रेणी। तो यहाँ पे आपको n बराबर 1 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे? 8 तक जाएंगे।
यहाँ पे अब यहाँ पे लाइनमैन श्रेणी पे प्रत्येक के लिए क्या करना है आपको, पहली जो स्पेक्ट्रम रहेगा तो यहाँ तो n बराबर 2 से 1 तक जाएगा, फिर हर बार एक एक n बराबर 3 से स्पेक्ट्रम जाएगा, फिर 4 से, फिर 5 से, इस तरीके से 8 से होते हुए चला जाएगा। तो यहाँ पे जो n बराबर फर्स्ट पे क्या रहेगी लाइनमैन श्रेणी, n बराबर 2 पे रहेगी आपकी वामर श्रेणी, ये भी रहेगी 2 पे, और इसके बाद ये पार्शियल श्रेणी n बराबर 3 पर रहेगी, और यहाँ पे n बराबर 4 पर ब्रैकेट श्रेणी, और शुंड श्रेणी क्या रहेगी n बराबर 5 पर रहेगी। तो इस तरीके से 5 श्रेणियां होती हैं, आप याद रखिएगी कि जो यहाँ पे बोर के परमाणु सिद्धांत में हाइड्रोजन की रेखीय स्पेक्ट्रम होते हैं तो इनकी कितनी श्रेणियां होती हैं, 5 श्रेणियां होती हैं। हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन परमाणु में क्या होता है केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, सभी को पता है यहाँ पे कि हाइड्रोजन परमाणु में केवल क्या रहता है, एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। लेकिन इसके इस स्पेक्ट्रम में अनेक रेखाएं प्राप्त होती हैं। बोर ने इसका स्पष्टीकरण किया, उनके अनुसार प्रत्येक परमाणु में कुछ निश्चित ऊर्जा होती है जिसके अनुरूप ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। हाइड्रोजन गैस में असंख्य हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन गैस में क्या होते हैं, असंख्य हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ये हाइड्रोजन गैस है, इसमें कोई यदि ये गैस है तो गैस में क्या होते हैं, एक कण विद्यमान नहीं रहता बल्कि बहुत सारे कण आपस में विद्यमान रहेंगे। तो ये चीज यहाँ तक आपके इतने सेकेंड यूनिट के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पे अपन बाकी इसके अलावा जो पढ़ेंगे तो वो अगली यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, उनको नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।